तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण और कुछ आसान, कुछ सुलझे हुए और कुछ अनसुलझे सवालों को करेंगे हल। आज की इस कक्षा में एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि काव्यशास्त्र एक ऐसा भाग है जहां से आपका चयन सुनिश्चित भी होता है और समस्याएं बढ़ भी जाती हैं। बात कर लें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, या फिर बात करें टीजीटी और पीजीटी की, और फिर बात कर लें इस समय वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसकी। जब हम इस समय की सरकार की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल उभर कर आता है कि जो पेपर बनाने वाले लोग होंगे वो कैसे होंगे। तो इस समय जो पेपर बनाने वाले लोग होंगे वो स्वाभाविक तौर पर भारतीय संस्कृति के पक्षधर होंगे, और भारतीय संस्कृति के पक्षधर होंगे इसका तात्पर्य यह है कि इस गवर्नमेंट में जो पेपर बनेगा उसमें काव्यशास्त्र को प्रमुखता दी जाएगी, भारतीय काव्यशास्त्र को और संस्कृत साहित्य को। तो संस्कृत साहित्य और भारतीय काव्यशास्त्र को प्रमुखता दी जाएगी, इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास। तो इसमें से कुछ सवाल हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और आप सबको बता दें कि आपके लिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है जिसमें इन त्योहारों के मद्देनजर आपको भारी छूट भी दी जा रही है। बैच का नाम है अभ्यास। अगर इस अभ्यास बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें केवल व्हाट्सएप करेंगे और आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दूसरा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो फ्री ग्रुप है, इसमें आप सीधा चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। यहां आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो कॉपी करना है। टेलीग्राम का जो ये स्कैन है, इसको आप स्कैन करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आपको यहां से व्हाट्सएप करने पर भारी छूट मिल जाएगी। व्हाट्सएप आपको करना है हमारे नंबर पर। ठीक है, ये सभी विषयों के हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, नए बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोगों ने 50 सवाल तक सॉल्व किया था। 50 सवाल के आगे हम शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो ये हमने 50वां सवाल सॉल्व कर लिया था, और यह सवाल काफी महत्वपूर्ण था कि रीति को पद संगठना नाम देने वाले आचार्य कौन हैं। सवाल है, रीति को पद संगठना नाम देने वाले आचार्य कौन हैं। तो जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बता दें कि सवाल आपको दिख रहा है, आवाज आ रही है। चलिए बताइए। तो देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में शैली से संबंधित एक सिद्धांत बना जिसके सिद्धांतकार प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? वामन है। कैसे याद रहेगा? वामन का मतलब रीति। हम वामन को क्या समझकर पढ़ते पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं? तो वामन को हम पढ़ाते हैं ब्राह्मण समझकर। यही मैंने कहा था कि हमारा वामन को याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है? ब्राह्मण है। यानी हमें वामन को ब्राह्मण समझकर पढ़ना है। तो वामन हमेशा किस चीज की बात करते हैं? रीति रिवाजों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रीति और रिवाजों की बात करते हैं। ठीक है, तो वामन द्वारा कुछ रीतियां बताई गई। यानी रीति का मतलब क्या हुआ कि एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में साहित्य को ध्यान में रखकर जो रीतियां प्रचलित थीं, यानी जो परंपराएं साहित्य में प्रचलित थीं, जो लेखन की पद्धतियां प्रचलित थी, उनसे संबंधित यह बात है। तो वामन की बात करें तो वामन ने कुछ रीतियां प्रतिपादित की, जिसमें एक रीति है वैदर्भी रीति। क्या है? वैदर्भी रीति है। जो विदर्भ क्षेत्र था, विदर्भ क्षेत्र की जो रीति है, वैदर्भी रीति है, इसे सुकुमार और मधुर कहा जाता है। यानी इसमें सुकुमारता होती है। क्या होती है? इसमें सुकुमारता होती है। एक और खास बात इसमें होती है
कि इसमें समास नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इसमें समास नहीं होते हैं। तो जैसे सवाल भी पूछा जाता है कि किस रीति में समास होते हैं, किस रीति में समास नहीं होते हैं, इस तरह का सवाल भी बनता है। तो ये मधुर होती है, समास नहीं होते हैं। अगर किसी रीति में समास होगा तो उसमें सुकुमारता नहीं आएगी, यानी प्रेम और माधुर्य के जो शब्द होते हैं बहुत ही कर्णप्रिय होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहां इसमें सुकुमारता होती है, यह हमें ध्यान में रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण रीति है वह इन्होंने बताई गौड़ी रीति है, और यह समास वाली रीति है। ठीक है, ठीक है। ये क्या होती है? इसमें समास है और इसमें गौड़ पदों का प्रयोग किया जाता है। किस तरह के पदों का प्रयोग किया जाता है? तो गौड़ पदों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस गौड़ी रीति की क्या होती है कि बहुत कठिन होती है। वीर और रौद्र रसों का प्रयोग इसमें किया जाता है। वीर और रौद्र रसों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई ऐसी भी क्या परिस्थिति है कि यहां बैदर भी और यहां गौड़ी है, क्यों ऐसी बात है? तो साथियों आपको बता दें कि मान लीजिए अगर कहीं पर प्रेम का प्रसंग है या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम का प्रस्ताव प्रेषित कर रहा है और वो बहुत बड़े बड़े कठिन और वीर और रौद्र रूप में रख के, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखा था, तो उस रील में क्या है कि जो नायक है उस नायक ने पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो कि नहीं करती हो, और एक थप्पड़ जड़ दिया महिला को और महिला रोने लगी। फिर वो रोते रोते वो अपने प्रेमी को एक थप्पड़ जड़ती है, फिर दोनों लोग एक दूसरे को गले में लगा लेते हैं और फिर प्रेम हो जाता है। तो मतलब ये विरुद्ध है। आप जानते हैं कि रौद्र में कैसे प्रेम हो सकता है, वीरता दिखाने में कहां से प्रेम हो सकता है? लेकिन एक रीति बनाई गई, एक परिपाटी साहित्य लेखन की बनाई गई कि सुकुमारता जो है, सुकुमारता रहेगी, समास नहीं रहेगा, तब वहां पर वैदर्भी रीति रहेगी और माधुर्य भाव रहेगा। लेकिन गौड़ी में गौड़ पद होंगे, समास की अधिकता होगी, वीर और रौद्र रसों का प्रयोग होगा। और तीसरा इन्होंने एक रीति बताई, जो कौन सी थी? पांचाली रीति। किसने बताई? तो यह प्रतिस्थापक आचार्य ने बताई कि यह वैदर्भी और गौड़ी के मध्य मार्ग वाली रीति है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रीति है जो मध्य मार्ग वाली है? क्या पूछा जाएगा? इनमें से कौन सी रीति है जो मध्य मार्ग वाली है? तो जो पांचाली रीति है इसे क्या कहा जाता है? यह सुकुमारता में भी आती है और यह आपके गौड़ी में भी आती है। तो मध्य मार्ग यानी बीच का रास्ता जब खोजना होता है तब इस रीति का प्रयोग किया जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अब यहां जो सवाल है कि रीति को पद संगठना नाम देने वाले आचार्य कौन है, तो इसका जो फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिए कि रीति को पद संगठना नाम देने वाले आचार्य कौन कौन है। अभी आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है, फटाफट जवाब दे दीजिए। कौन कौन आए हैं? रजनीश जी आए हैं, प्रियांशु गौतम आए हैं, अर्चना प्रकाश जी आई हैं, अर्चना कुमारी जी आई हैं, PPTW जी आए हैं। जय माता दी, जय माता दी। चलिए फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए 50 नंबर सवाल का, जिससे साथियों हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए। अब इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और समझने वाली हैं। क्या है उसको भी बता देते हैं आपको। जैसे इसमें एक चीज यह आती है कि दंडी ने रीति के लिए किस चीज का प्रयोग किया, यानी इन्होंने किस नाम का प्रयोग किया दंडी ने। अब दंडी कौन है? एक आचार्य हैं संस्कृत के। अब देखिए आपके यहां कोई बच्चा जो सबसे ज्यादा बिगड़ैल होता है, 50 का ख, चलिए ठीक है, राइट आंसर 50 का ख हो गया, आ हो गया। चलिए भाई आंसर मत बदलिए भाई, गलत मत बताइए। चलिए राइट आंसर होगा 50 का ख, राइट आंसर होगा 50 का ख। अब यहां एक सवाल पूछेगा कि रीति को
पद संगठना नाम किसने दिया? विश्वनाथ ने दिया। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग क्या किसने किया? तो आपके यहां घर में जो सबसे बिगड़ैल लड़का होता है उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं कि भैया ये सही मार्ग पर नहीं चल रहा है, सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? डंडा मारेंगे उसको, यानी दंडी। यानी मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया साथियों? दंडी ने किया। ठीक है, याद रहेगा। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने क्या कहा? यथोचित पद रचना। क्या कहा? यथोचित पद रचना। किसने कहा? आनंदवर्धन ने कहा। और इन्होंने भी क्या कहा? पद संगठना शब्द का प्रयोग किया। यथोचित पद रचना भी कहा और पद संगठना भी कहा। तो पद संगठना का प्रयोग दो लोगों ने किया है, दंडी ने भी किया है और आपके आनंदवर्धन ने भी किया है। अब बात करते हैं मम्मट की। किसकी बात करते हैं? मम्मट की बात करते हैं कि भाई मम्मट ने क्या कह दिया। ठीक है, मम्मट ने क्या कह दिया, चलिए देखते हैं। तो आपके मम्मट ने क्या कह दिया, इसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। मम्मट को हम क्या समझकर याद करते हैं? तो मम्मट को हमने बताया था कि साथियों हमें मां समझना है। मम्मट यानी मम्मट का मतलब क्या समझना है? मां समझना है, और इसी से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वह जुड़ता है। मम्मट ने, अब मम्मट का मतलब हम क्या समझते हैं? मां समझते हैं। क्लियर हो गया। यहां पर जो चीजें जुड़ रही हैं, यहां पर जो चीजें जुड़ रही हैं कि मम्मट ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इन्होंने रीति न कह के वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। क्या कहा? रीति न कह के इन्होंने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया और कितनी वृत्तियां मानी। तो इन्होंने कुल 3 वृत्तियां मानी है। कितनी वृत्तियां मानी है इन्होंने? तो इन्होंने कुल 3 वृत्तियां मानी साथियों। अब चलिए उन वृत्तियों को भी देख लेते हैं कि मम्मट ने रीति शब्द का प्रयोग न करके वृत्ति शब्द का प्रयोग किया और वृत्तियों की संख्या कितनी मानी। तो एक वृत्ति मानते हैं उपनागरिका। कौन सी वृत्ति मानते हैं साथियों? उपनागरिका। दूसरी वृत्ति कौन से मानते हैं? परुषा, परुषा वृत्ति। और तीसरी कौन सी मानते हैं साथियों? कोमला वृत्ति। यानी इन्होंने कुल 3 वृत्तियां मानी है, उपनागरिका, परुषा और कोमला। कौन सी वृत्तियां मानी? उपनागरिका, परुषा और कोमला। ठीक है, याद रहेगा सबको, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अब एक चीज जो हमने यहां भी पढ़ी उससे जोड़कर एक सवाल है कि रीति को पद संगठना किसने कहा? तो ये तो कहा विश्वनाथ ने। तो इन्होंने ये बताया कि इसको उन्होंने पद संगठना कहा क्यों? जिस प्रकार से हमारे शरीर में कई अंग होते हैं। क्या होते हैं? अब एक अंग तुम्हारे शरीर में है नहीं कि मुंह ही मुंह है। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे शादी की मुंह दिखाई होती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया क्या उनसे शादी करें, उस लड़की का तो केवल दांत दांत दिखता है, मतलब उसके दांत बहुत बड़े हैं। अरे भैया क्या विवाह करें, उसका तो मुंह मुंह दिखता है। फिर कहें कि भैया क्या करें, उस लड़के का तो जो केवल नाक नाक दिखता है। तो नाक नाक दिखता है का मतलब है कि उसका नाक बहुत बड़ा है, पूरे मुंह में उसका नाक ही दिखता है, ये मामला हो जाता है। यहां पर क्या है कि रीति को पद संगठना उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनका मानना यह है कि शरीर के अंग, जो अंग होते हैं उनके संगठन से शरीर बनता है। यानी यहां आंख हो गई, ये आपका मुंह हो गया, नाक हो गया, कान हो गए, तो इन सब के संगठन से ही क्या है, शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से उन्होंने पद के संगठन को ही क्या कहा, रीति कहा है। तो याद रखिएगा कि पद संगठन से संबंधित यह मामला किसका है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। मैंने सारे फैक्ट बता दिए, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने इसमें इनका आपको इंक्लूड करवा दिया। क्लियर है? यहां एक सवाल है कि वृत्ति नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापारः कथन का उल्लेख कहां किया गया है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर पर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है
चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका कि वृत्ति नियत वर्ण गतो रस विषयो व्यापारः कथन का उल्लेख कहां किया गया है? सवाल है, आंसर है काव्यालंकार में, काव्यादर्श में, काव्य प्रकाश में, काव्य मीमांसा में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य प्रकाश में। और काव्य का प्रकाश कौन फैलाता है? आपको जीवन में मां फैलाती हैं। यानी मां से हम क्या ट्रिक बनाए थे? मम्मट बनाए थे। हिंदी की शुरुआत कहां से करें? पहले सिलेबस डाउनलोड कर लें, सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार सॉल्व कर लें, फिर सिलेबस को पढ़ें और फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, किस चैप्टर से कितना सवाल आया है। फिर उसके बाद इतिहास की पुस्तकें पढ़ें, फिर अपना नोट्स बनाएं और फिर आप जो है उस नोट्स को रिवीजन करके वस्तुनिष्ठ किताबें पढ़ें और फिर अंत में आप PYQ या MCQ सॉल्व करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 की। 52 काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यहां पर क्या कहा गया साथियों कि रीति को कवि प्रस्थान हेतु नाम देने वाले आचार्य कौन से हैं? रीति को कवि प्रस्थान हेतु नाम देने वाले आचार्य कौन हैं? बढ़िया सवाल है। चलिए, कवि प्रस्थान हेतु, यहां पहला ऑप्शन है कुंतक। देखिए कुंतक क्या मतलब क्या है? मार्ग। क्या हो जाएगा? मार्ग शब्द का प्रयोग किया। रीति को कवि प्रस्थान हेतु, यानी हम कुंतक से मार्ग याद रखेंगे। कुंतक से क्या याद रखेंगे? मार्ग याद रखेंगे। और मार्ग से क्या होगा? व्यक्ति प्रस्थान करता है। क्या करता है? प्रस्थान करता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रीति को कब प्रस्थान हेतु नाम देने वाले आचार्य कौन है? तो कुंतक हैं। अगला, सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान। सिखा दो मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, यह सवाल है, जल्दी से बताएं। अब इसमें कौन सा गुण है? इसमें कौन सा गुण है? फटाफट बताएं। तो सिखा दो ना मधुप कुमारी, मधुप कुमारी अपना मीठा गान। अब इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं है, इतना मीठा मीठा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माधुर्य गुण। क्या हो जाएगा इसका? माधुर्य गुण। सीधे सीधे मीठा कहा गया है, मधुप कुमारी कहा गया है। माधुर्य में एक चीज आपको याद रखनी है, माधुर्य गुण में एक चीज याद रखनी है कि अगर नायक और नायिका आपस में घात प्रतिघात संबंध भी कर लें, क्या कर लें? आपस में घात प्रतिघात संबंध भी कर लें, जिसको हम क्या कहते हैं? झोटा झोटी, मारा मारी, काटा काटी, पीटा पीटी, यानी कुछ भी कर लें। हर हाल में अगर नायक और नायिका की बात है, वो उपस्थित हैं, तो वहां पर माधुर्य ही होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवड़ी तरुवर शाखा। इसमें पूछा गया है कि किस गुण का प्रयोग किया गया। एक बात सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए इस क्लास तो मैं असमय चला दिया, लेकिन क्या करें, त्योहार है और स्लॉट मिल नहीं पा रहा था। प्रश्न संख्या 54। चलिए, सबके हृदय मदन अभिलाषा। अब यहां देखिए मदन अभिलाषा की बात की गई है। मदन क्या है? मदन को हम क्या मानते हैं? काम का देवता मानते हैं। काम की देवता या श्रृंगार या रति, इन सब का वर्णन कहां किया जाता है? माधुर्य गुण में किया जाता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। अब देखिए
मुंड कटत कहूं रुंड नत कहूं सुंड पटत घन। अब आप देखिए कि इसमें जो पंक्तियां प्रयोग में लाई गई हैं, ये पंक्तियां आपको थोड़ा सा अलग तरह की लग रही हैं कि कहीं मुंड कट रहा है, कहीं रुंड नट रहा है, कहीं सुंड पट रहा है। तो इसमें कौन सा गुण है, इसमें कौन से गुण का प्रयोग किया गया है? अब इसमें मत कह देना कि गुरुजी इसमें भी माधुर्य गुण है। नहीं, प्रेम में ये सब थोड़ी होगा कि किसी का खोपड़ी काट दोगे। इसमें क्या होगा, ओज गुण होगा। देखिए, जो भी साथी हमारे अभ्यास बैच से जुड़ते हैं, उनको जो प्रैक्टिस है उसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, इसके अलावा रिवीजन भी मिलेगा। रिवीजन कैसे होगा? चीजों को पढ़ाते समय, हर चैप्टर का प्रैक्टिस कराते समय, हर चैप्टर का प्रैक्टिस कराते समय ये सारी चीजें मिलेंगी। और इस अभ्यास बैच पे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको छूट भी दी जा रही है त्योहारों के उपलक्ष्य में। तो व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। ठीक है, तो यहां पर ओज गुण है। ठीक है, यहां पर कौन सा गुण है? तो साथियों, यहां पर ओज गुण है। ओज गुण में क्या होता है कि जैसा इसका नाम है, क्या है? ओज। ओज गुण जो होता है, तेज, उत्साह और बल का संचार कर दे, श्रोता के मन में वीरता या उमंग भर दे, उत्तेजित हो जाए श्रोता। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, जो रचना है, इसमें आती हैं। इसमें वीर, रौद्र और वीभत्स तीन रस प्रमुख हैं। या तो इसमें वीर रस आएगा, या तो इसमें रौद्र रस आएगा, या फिर इसमें बीभत्स रस आएगा। अब यहां देखिए कौन सा रस है? मुंड कटत कहूं रुंड नटत कहूं सुंड पटत। तो इसमें वीर, रौद्र नहीं, बीभत्स रस का वर्णन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बीभत्स चीज है, तो इस वजह से यहां पर यह बात आ जाती है। इसके अलावा जैसे माधुर्य गुण हम पढ़ते हैं, तो माधुर्य में क्या होता है कि उसमें हम टावर का प्रयोग नहीं करते, यानी ट, ठ, ड, ढ, अण, इन वर्णों से थोड़ा सा परहेज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ओज गुण में आते हैं, तो इन वर्णों का और इस वर्ग का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, ये सवाल यहां से आपके यहां पूछे जाने हैं। आगे बढ़ा जाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन वैसी। इसमें कौन सा गुण है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन वैसी। बताइए। अब यहां देखते हैं कि कहा गया कि वह गुण जो कैसा होता है, सूखी लकड़ी में, कहां पर? जो सूखी लकड़ी में अग्नि की समान काम करे। सूखी लकड़ी तो अग्नि बहुत तेज फैलेगी। और जो श्वेत वस्त्र में, कहां पर? श्वेत वस्त्र में पानी के समान काम करे। अब कभी भी आप सफेद कपड़ा पहनिए और श्वेत वस्त्र में एक बूंद जल टपका लीजिए, तो क्या होता है? जल बहुत तेजी से विस्तृत हो जाता है, जल बहुत तेजी से फैल जाता है। तो सूखी लकड़ी में जो अग्नि के समान काम करता है और श्वेत वस्त्र में जो पानी के समान काम करता है, इस प्रकार का अर्थ देने वाला जो है वह प्रसाद गुण है। वह क्या है? वह प्रसाद गुण है।
ठीक है। प्रसाद गुण जो है, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एकदम क्लियर है। जल ही जीवन है, इस तरह का उदाहरण। यानी जहां पर कोई भी किसी भी तरह का संशय न हो, वहां पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण बहुत बार पूछा जाता है। यह सरल होता है, सुबोध होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका अर्थ तुरंत ग्रहण हो जाता है। जैसे सफेद वस्त्र में पानी तुरंत ही फैल जाता है, जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि तुरंत ही लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से इसका अर्थ तुरंत ही ग्रहण हो जाता है। जब तुरंत ही अर्थ ग्रहण होगा, तब वहां पर प्रसाद गुण होगा, और यह मन को शांति होगी। पढ़ने के बाद मन शांत होगा और प्रसन्न हो जाएगा। और सबसे खास बात क्या है कि यह एक रस तक सीमित नहीं है, यह सभी रसों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सभी रसों में पाया जाता है। तो एक सवाल यह भी बनेगा कि कौन सा गुण है जो सभी रसों में पाया जाता है? जितेंद्र जी नमस्कार, अमित जी, रजनीश जी, लक्ष्मी, चलिए स्वागत है आप सबका। अगला सवाल, जय चमुंड भंडासुर खंडित ना। अब देखिए, ओज है, प्रसाद है, समाधि है, श्लेष गुण है, कौन सा गुण है? चलिए फटाफट बताइए। अब यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ओज गुण की बात की गई है। माधुर गुण के उत्तरोत्तर अतिशय का सही क्रम क्या है? भाई ये सवाल मतलब वो कहे ना, लखों दा सवाल है, लाख टका का। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलो थोड़ा सा समय देते हैं आपको, सॉल्व करिए। सवाल है, माधुर गुण के उत्तरोत्तर अतिशय का सही क्रम क्या है? माधुर गुण के उत्तरोत्तर टाइप में रसीद लिख उठा है, रसीद को मत पढ़िएगा। देखिए, जब हम इनका क्रम बनाते हैं, किसका क्रम बनाते हैं? माधुर्य गुण का। मतलब आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचिए। अब आपने क्या किया? संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस, विप्रलंब श्रृंगार। फिर है विप्रलंब श्रृंगार, करुण रस, रौद्र रस, शांत रस। शांत रस, विप्रलंब श्रृंगार, करुण रस, संयोग श्रृंगार। अब देखिए, माधुर्य की जो शुरुआत होती है, ये प्रैक्टिस इस समय नहीं होगी। पर डे ये प्रैक्टिस होती है 10:10 रात को, 10:10 PM। और ये 2 चैनल्स पे होती है, या तो टीचर्स एकेडमी पे होती है या तो टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे होती है। प्रैक्टिस पर डे होती है रात को 10:10 पे। अब इसका क्या है कि क्रम बताना है। तो यहां पर अनंत कुमार ए कह रहे हैं, अर्चना जी 58 का बी, शिव बाबू बी, PVTW 58 का ए, सोनालिका जी 58 का घ, जितेंद्र जी घ। देखिए, एक चीज तो यहां एकदम कंफर्म में है कि संयोग से ही शुरुआत होगी माधुर्य की। यानी सबसे पहले क्या होगा? प्रेम होगा। तो भैया शांत रस तो पहले होगा नहीं, विप्रलंब श्रृंगार पहले होगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। इसी को कहते हैं तुक्का मारना। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप तुक्का भी मार सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बी पार बजरंगबली मारने से सवाल नहीं सही होगा। इसका मतलब यह है कि तुक्का से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तब तुक्का काम करेगा। यहां पर क्या है कि ये दोनों आपका गलत है। अब इन दोनों में एक सही होगा। संयोग श्रृंगार दोनों में है, करुण रस दोनों में है। अब
करुण रस के बाद इसमें शांत रस और विप्रलंब को सबसे अंत में दे दिया है, लेकिन सबसे अंत में क्या होता है? शांत रस होता है। सबसे अंत में क्या जाएगा? शांत रस होता है। क्या रखा है इस दुनिया में? अरे पगली छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, छोड़ के चली जा, ये भाव आता है। कब? जब वो छोड़ के चली जाती है, चाहे ईश्वर के पास चली जाए या दूसरे के पास चली जाए। शांत रस तो सबसे अंत में ही आएगा ना। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 58 का घ। वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? चलिए, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। जिनका सही है बधाई है उनको। 59। वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? अब साथियों, अगर हम काव्य गुणों की बात करें, काव्य गुणों की बात करें, तो काव्य गुण की जो परंपरा चलती है वह कहां से चलती है? भरत मुनि से चलती है। और वो काव्य दोषों का भी वर्णन करते हैं और काव्य गुणों का भी वर्णन करते हैं ना। दरअसल हम जब शुरुआत करें दंडी महाराज से, तो आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? 10 मानी। जब हम भोजराज पर पहुंचे, किस पर पहुंचे? भोजराज पे, तो उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मान ली? 24 मान ली। और उन्होंने इसका भेद उपभेद करते हुए इनकी संख्या टोटल कितनी मान लिया? 72 मान लिया। किसने मान लिया? भोजराज ने। हम चलते हैं आनंदवर्धन के पास। आनंदवर्धन साहब ने कहा कि भाई मैं बहुत झंझट में नहीं पड़ूंगा, मैं काव्य गुणों की संख्या केवल 3 ही मानूंगा। और उन्होंने माधुर्य, ओज और प्रसाद मान लिया। लेकिन जब हम आचार्य वामन के पास जाते हैं तो इन्होंने काव्य गुणों की संख्या तो 10 ही मानी, लेकिन उन 10 का 2 भेद कर दिया, एक शब्द के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। यानी यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10, यानी कुल गुणों की संख्या उन्होंने कितनी मान ली? 20 मान ली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं कि सबसे पहले भरत मुनि आए। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, पूछा जाता है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? तो दंडी ने मानी 10, भरत मुनि ने मानी 10, उन्होंने भी 10 मानी। अब उन्होंने जो काव्य गुणों की संख्या 10 मानी वो क्या मानी, देख लेते हैं। तो उन्होंने श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, पद सुकुमारता, अर्थ शक्ति, उदारता और कांति। यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि भरत मुनि ने इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं माना, या यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे कि श्लेष काव्य गुण है जबकि अलंकार भी है, प्रसाद है, समता है, समाधि है, माधुर्य है, ओज है, पद सुकुमारता है, अर्थ शक्ति है, उदारता है और कांति है। और ये किसने माना? तो साथियों आपके भरत मुनि ने माना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां जाते हैं मम्मट के पास।
मम्मट ने कितना माना भैया? मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? अब देखिए, भामह को हम पहले देख लेते हैं, मम्मट आप सब बताते रहे। भामह ने 3 काव्य गुण माने, लेकिन इन्होंने 3 काव्य गुण समस्त 10 गुणों का समाहार कर दिया। क्या किया? 10 गुणों का समाहार कर दिया। पूछा जा सकता है कि किस आचार्य ने 10 गुणों का समाहार करके 3 गुण बताए? मम्मट ने, आनंदवर्धन ने, हेमचंद्र ने, जगत ने काव्य के 3 गुण बताए। अच्छा, ठीक है। तो भामह ने 3 गुण बताया और उन्हीं 3 गुणों में ही उन्होंने 10 गुणों का समाहार कर दिया। अब ये क्या समाहार वाला काम है वो भी देख लेते हैं। उन्होंने जो समाहार किया वो कैसे किया है, देखते हैं। जैसे उन्होंने ओज, प्रसाद और माधुर्य 3 मान लिया। ओज, प्रसाद और माधुर्य कर दिया, और इन तीनों में उन्होंने 10 को समृद्ध कर दिया। उदारता, प्रसाद और समाधि। उदारता, प्रसाद और समाधि, इन तीनों को उन्होंने ओज में शामिल कर दिया। कांति, सुकुमारता और कांति, सुकुमारता और समता, इन तीनों को उन्होंने प्रसाद में रख दिया। सर्वथा सभी गुणों से पृथक मान लिया किसको? उन्होंने माधुर्य को मान लिया। ये अलग मान लिया, बाकी सबको एक में कर दिया। ठीक है। अब यहां पर जो प्रश्न संख्या 60 है, इसके अनुसार जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 काव्य गुण। मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। ये रस्यांगिनो धर्माः शौर्यादिवात्मनः, ये रस्यांगिनो धर्माः शौर्यादिवात्मनाः। यह कथन किसका है? चलिए फटाफट बताइए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो यह कथन है मम्मट का। चलिए, अब यहां आप सबको क्या बताना है? 62 से 73 तक आपको रस बताना है। चलिए फटाफट बताइए। दुध दुहत अति रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। देखिए, यहां से भी सवाल आपके यहां पूछे जाएंगे। सूरदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है। और सूरदास क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ गाय धो रहे थे तो उनका ध्यान प्रेम में था। तो एक धार दोहनी दूध निकालने का पात्र में जा रही थी और दूसरी धार प्रेमिका प्यारी राधा खड़ी थी, वहां जा रही थी। यानी देखिए, सूरदास की आंखें नहीं है, फिर भी उन्होंने किस प्रकार का वर्णन किया है कि भैया
ये गाय खड़ी है, यहां पर श्री कृष्ण बैठ के दूध दूह रहे हैं, और यहां उनकी प्यारी राधा खड़ी है, यहां पर वो बाल्टी है या वो दोहनी है जिसमें दूध निकाल रहे हैं। तो प्रेम और रति में इतने ज्यादा वो उत्कंठ है कि जब दूध निकालते हैं तो एक धार जा रही है इस दोहनी में, और दूसरी धार कहां जा रही है? राधा के ऊपर जाके गिर रही है। प्रेम और रति में वो डूब गए हैं। ठीक है, अब यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम इसमें किस रस को मानेंगे। चलिए, अब स्वाभाविक है कि राधा पास में है तो संयोग ही होगा, संयोग श्रृंगार। संदेशो देवकी सो कहियो, क्या करना है? संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। काफी महत्वपूर्ण है यह भी सवाल। संदेशो सूरदास, सूरदास किससे ये ली गई पंक्ति है? यशोदा माता उद्धव से मथुरा में देवकी को कृष्ण के बारे में संदेशा देने के लिए कह रही हैं। यशोदा कहती हैं कि वह कृष्ण की सिर्फ एक धाय, यानी केवल, धाय का मतलब जो बच्चों को पालने वाली होती है, वो केवल पालने वाली है। और उनसे देवकी से यह भी कहने के लिए कहती है कि कृष्ण को सुबह माखन रोटी पसंद है, तेल और गर्म पानी से डरते हैं, और हर तरह की इच्छा इनकी पूरी की जाती है। तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। देवकी के लिए संदेशा पहुंचा रही हैं यशोदा जी कि मैं तो केवल एक धाय हूं, जबकि उनकी पूरी तरह से जो भी हो सकता है मैं सेवा करती हूं। संयोग विप्रलम, वियोग, संयोग वात्सल्य। वाह, कितना बढ़िया सवाल है। अब ध्यान रखिए कि वात्सल्य में भी दो स्थितियां हैं। अब आप अपने बच्चे से दूर हैं तो वियोग वात्सल्य है, बच्चे के पास में हैं संयोग वात्सल्य है। तो यहां पर कृष्ण अपनी माता से दूर हैं और यह बात यशोदा पहुंचा रही हैं, इसलिए यहां पर वियोग वात्सल्य होगा। क्या होगा? वियोग वात्सल्य होगा। सवाल अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, खेलन सिखे अली भले चतुर अहेरी मार, कानक चारि नैन मृग नागर नरनु शिकार। और इन काव्य पंक्तियों को यह भी याद कर लीजिएगा कि किसकी काव्य पंक्तियां हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। बिहारी के लिए कहा जाता है कि उनके यहां एक अलग तरह का सेंटीमेंट है। बिहारी की पंक्ति है, खेलन सिखाए अली भले चतुर हेरी मार, कानन चारि नैन मृग नागर नरनु शिकार। कामरूपी देवी, कामरूपी कामदेव रूपी शिकारी ने उसके नेत्र रूपी मृगों को चतुर मनुष्यों का शिकार करना सिखा दिया। जिस तरह जंगल के मृग को शिकारी निशाना बनाते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार। कामदेव रूपी शिकारी ने उसके नेत्रों रूपी मृगों को चतुर मनुष्यों का शिकार करना सिखा दिया।
कितना भी चतुर क्यों न हो, उसकी आंखियों में पड़कर वो शिकार हो ही जाएंगे। आंख बन गई, कुछ और बन गया। उसकी आंखों में पड़ के वो शिकारी हो ही जाएंगे। खेल न सिखाए अली भले चतुर हेरी मार। हे सखी, कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने शिकार करना सिखा दिया है। और जंगल में विचरण करने वाले हिरण के समान तुम्हारे नेत्र चतुर मनुष्यों का शिकार करते हैं। वाह, कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है। और अब आप लोग जान ही गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जहां पर इस तरह की बात हो, श्रृंगार रस। जब दहक उठा सीमांत पुकारा माने शीस चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा हंसते हंसते बलि जाने को। तो यहां पर तो आप बता ही देंगे कि वीर रस है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल भुवन चर अचर जग हर मुख मुगले लखि मातु, अचकित भई गदगद वचन विकसत दीर्घ पुलकातु। श्रृंगार भयानक अद्भुत बीभत्स। माता जी ने चर अचर सब कुछ उनके मुख में देख लिया, तो क्या होगा? वात्सल्य नहीं रह जाएगा। अद्भुत रस का श्रृंगार, अद्भुत का जो रस प्रवाह महता है उनके मन में विचलित हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए भैया 65 का कौन वीर रस, तब तो ठीक है। चलिए 66 में अद्भुत रस। मादक थी मोहमय थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। चलिए फटाफट बताइए। अब देखिए, इस रचना को पढ़िए और अंदाजा लगाइए कि किसकी पंक्ति हो सकती है। पंक्ति है, मादक थी मोहमय थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा, वह मधुर प्रेम की पीड़ा। ऐसा कहा जाता है कि वियोग में जयशंकर प्रसाद ने अपने पत्नी के वियोग में यह गीत लिखा। और क्या था ये? एक प्रकार का जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू से ली गई है। मादक थी मोहमय थी, प्रेम का संबंध का वर्णन है जो पहले आनंददायक और मोहक था और जो मन को बहलाने का एक खेल था। अब हृदय हिला देती प्रेम की पीड़ा। अब वही प्रेम संबंध हृदय को गहरा दुख और वेदना देता है जो पहले सुख देता था। ये उनका प्रगीत है, विश्व वेदना को प्रकट करने वाला काव्य है। और प्रेम हमेशा ही ऐसा दुखदाई होता है। वो शुरू में इतना आनंद देता है, इतना मोहमय होता है, मन बहलाने की क्रीड़ा होता है, लेकिन वही प्रेम बाद में हृदय को हिला देता है। वही मधुर प्रेम की पीड़ा बहुत ही कष्टकारी हो जाती है। अरे संगीता जी, हम सोचते हैं कि रात को इलाहाबाद में आए हैं तो चले जाएं, दुर्गा जी का पंडाल उंडाल देख लें, थोड़ा सा घूम लें। तो हमने कहा आज पहले ही पढ़ा देते हैं। हम भी तो आप लोगों के जैसे ही हैं। कल इलाहाबाद में रात में मैं गया था एक दो पंडाल घूमने के लिए। पंडाल में तो कई साथी मिल गए, छात्र मिल गए, तो बड़ा खुशी हुई। बहुत ही कम मौका मिल पाता है, बाकी तो वही दिनचर्या है, सुबह से शाम, सुबह से शाम। वो एक कहावत कौन सी थी कि बीए किए नौकरी किए, अब याद नहीं आ रहा किसका, फिराक गुरुपुरी का शेर है। तो वही है, बीए किए नौकरी की और फिर चल बसे। तो वही कहानी है जीवन की। तो कभी कभी मौका मिलता है तो हमने कहा कि थोड़ा सा आज पहले ही पढ़ा देते हैं। और जो लोग इसको लाइव देखना चाहते हैं 10:10 पर टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर ये क्लास मिल जाएगी, वहां भी देख लेंगे। तो कुल मिलाकर ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? आंसू से ली गई हैं। ठीक है, और आंसू में है यानी यहां पर स्वाभाविक है कि विप्रलम श्रृंगार होगा या तो करुण रस होगा। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें भी क्या रहता है? बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर स्वाभाविक है कि
बिछुड़न की बात की गई है तो यहां पर विप्रलंब होगा। अबलो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भवनिसा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब तक जो आपने नसा दिया आप तो बेकार कर दिया, ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा प्रभु जी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जहां पर भी ज्ञान की बात की जाए, जीवन की असारता की बात की जाए, मोह माया त्यागने की बात की जाए, संत जनों की वाणियों की बात की जाए, हर जगह पर कौन सा होगा? शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। यहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनी विशेखा। 69। अब यहां देखिए, यहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनी विशेखा। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स का जवाब देते जाइए, त्योहारों का आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, इन त्योहारों को और भी मनमोहक बनाना है तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो यही त्योहार आपके लिए कष्टकारी हो जाएंगे। पढ़िए, खूब पढ़िए और घूमिए, आनंद भी लीजिए। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यहां वहां दुई बालक देखा। रामचरितमानस में कौशल्या प्रसंग के अंतर्गत कौशल्या जी अपने इकलौते बालक श्री राम को एक ही समय में दो स्थानों पर देखकर, मंदिर में भी और पालने में भी, और सोचा कि यह उनका भ्रम है या और कोई विशेष कारण। इस पर भी राम जी मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त करते हैं, मृति भ्रम मोर की यान विशेषा। तो यहां पर कौशल्या प्रसंग से यह बात ली गई है। अब आप बता ही दीजिए, स्वाभाविक है कि यहां पर भी अद्भुत रस होगा। भय भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजिल जिमी। चलिए फटाफट बताइए। अरे मन नहीं लग रहा है, जैसे अब मुझसे कुछ उल्टा सीधा मत कहलवाइए आप लोग। पेपर होता तो कितनी तैयारी है मुझे भी मालूम है, तो जितना समय मिला है उसका अच्छे से सदुपयोग करिए। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि 100% न्यूज आ गई, पेपर टल ही जाएगा ना। तो खूब पढ़िए और जितना समय मिला है उतना ज्यादा तैयारी करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सीटें आई थी, और आप ये सोच लीजिए कि इतनी ज्यादा सीटें नहीं हैं कि आप आराम से सुस्ता लीजिए और ये कह दीजिए कि मन नहीं लग रहा। ये सब कहने और सुनने का कोई भी अवसर ही नहीं है। समझ गए? तो चलिए भैया 70 का ए मान लीजिए, रौद्र रस। मैं सत्य कहता हूं सुके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। फटाफट बताइए। तो देखिए यहां पर स्वाभाविक है, वीरता की बात की गई है, वीर रस। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। अब देखिए, अगर जहां यह बात किया जाए कि यार क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, एक दिन तो सबको चले ही जाना है, मर ही जाना है, मृत्यु ही एक सत्य है, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, उसी समय ही सबको शांति मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें शांत रस हो जाएगा। जहां भी ज्ञान असारता की बात की जाए, अति मलिन वृषभानु कुमारी। अब आप ये देखेंगे तो कई बार यहां से सवाल पूछा गया है, अति मलिन वृषभानु कुमारी। यहां से भी एक सवाल पूछा जाता है कि यह पंक्ति कहां से ली गई है। अगर कोई साथी यहां से अगर यह सवाल का सही जवाब दे दे तो साथियों आप जानते हैं
कि दशहरा आने वाला है, आप सबके लिए बढ़िया गरम गरम चुटहिया जलेबी खिलाऊंगा। चुटहिया जलेबी जानते हो कि नहीं? हम लोगों के यहां जो गुड़ की जलेबी होती है, गुड़ की जलेबी को चुटहिया जलेबी कहते हैं, और मेला में यही जलेबी खाने का आनंद ही होता है। अगर आप में से अगर कोई ये बता दे कि अति मलिन वृषभानु कुमारी ये पंक्ति किस रचना से ली गई है, तो उसको भैया 1 किलो चुटहिया जलेबी मैं भिजवा दूंगा, लेकिन जल्दी से जवाब देना है। चलिए फटाफट दीजिए कि अति मलिन वृषभानु कुमारी पंक्ति कहां से ली गई है। बताओ 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 संगीता जी। अच्छा, चुटहिया जलेबी जानते हैं, हमने सोचा सवाल का जवाब जानते हैं। देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, सूरदास की रचना है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, लेकिन हिंट देने के बाद जलेबी नहीं मिलेगी। सूरदास की रचना है। और क्या है? उस रचना में सागर लगा है, और उस रचना में सागर जहां लगा है, उसी सागर में ही एक जीव के नाम पर वह खंड रखा गया है। एक जीव के नाम पर वह खंड रखा गया है। सूरदास की रचना है और उस रचना में सागर लगा हुआ है। अब तो बताए दो भैया। अगर अभी भी नहीं बता पाए तो जलेबी आप ही खिलानी पड़ेगी हमको, अगर अभी भी आप सही जवाब नहीं दे पाए तो यहां पर कृष्ण विरह में राधा की अत्यंत दयनीय और उदास अवस्था का वर्णन करती हैं। अत्यधिक उदास होने के कारण वृषभानु कुमारी यानी राधा का चेहरा सूख गया है, बाल बिखरे हुए हैं और वो हमेशा सिर झुकाए रहती हैं, ठीक वैसे जैसे कोई थका हुआ जुआहारी थक कर बैठ जाता है। वृषभानु कुमारी यानी देवी राधा का वर्णन अति मलिन, बहुत ही अधिक उदास हैं। भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों राधा को कृष्ण के वियोग में योग का संदेश दे रहे हैं, और उसी में कृष्ण के प्रेम में डूबी राधा को योग का संदेश सुनकर और भी अधिक दुख होने लगता है। यहां पर यह सवाल का सही जवाब था। अब दुख है कि आप लोग जलेबी खाने लायक नहीं है, आप लोग का जलेबी खाने लायक मुंह नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हमने तो आपको ऑफर दिया, लेकिन आपने ऑफर को स्वीकार नहीं किया, नहीं तो आज हम सबको जलेबी खिला देते। स्वाभाविक है कि यहां पर बिछुड़न की बात की गई है। श्री कृष्ण अपने मित्र को भेज दिए हैं, उद्धव को जाओ और सिखा दो सबको किसका, निर्गुण का पाठ। और इसी भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का द्वंद्व है। उस समय कबीर बहुत आगे बढ़ चले थे, निर्गुण और संत परंपरा बहुत आगे चल गई थी। इस समय भक्ति काल का एक प्रथम उत्तरदायित्व था कि सगुण को वर्चस्व वाला दिखाना और निर्गुण को नीचा दिखाना। तो सगुण और निर्गुण का द्वंद्व दिखाकर भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी सगुण को उत्तम बताते हैं। इसी तरीके से यहां पर विप्रलंब श्रृंगार की अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए आगे। चलिए अगला सवाल। यहां पर क्या बताना है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहती उरध नहीं चितवत, जो हाथ हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर वदन, कुम्हिलानो जो नलिन हिमकर की मारी। हमारा भी मुंह जलेबी खाने लायक नहीं है भाई, हमको भी किसी ने नहीं खिलाया। आज देखते हैं, किसी से प्रयास करते हैं कि भाई जलेबी खिलाओ। चलिए, तो यहां पर क्या है कि उपयुक्त छंद का स्थायी भाव क्या है? उपयुक्त छंद का स्थायी भाव क्या है, यह आपको बताना है। फटाफट बताइए। कथित जुआरी छूटे चुकुर वदन, कमलाने जो नलिनी हिमकर की मारी। अभी भी मैंने इसका अर्थ बताया है। राधा का चेहरा सूख गया है, बाल बिखरे हुए हैं
और वो हमेशा सिर झुकाए रहती हैं, ठीक वैसे जैसे कोई थका हुआ जुआरी हार कर बैठ जाता है। उत्साह, शोक, आश्चर्य या फिर रीति, सॉरी रति। तो स्वाभाविक है कि चाहे वियोग हो चाहे संयोग हो, बात तो वही रहेगी रति की। उपयुक्त छंद में आश्रय विभाव है। उपयुक्त छंद में आश्रय और विभाव कौन है? तो यह है साथियों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे और आज का अंतिम सवाल। आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा होगा। इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। इन त्योहारों के सीजन में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं अभ्यास बैच से, अभ्यास बैच से जुड़ने के लिए आपको करना होगा व्हाट्सएप हमारे नंबर पर 9628 95 92 37 पर। इसमें आपको एक रिकॉर्डेड बैच दिया जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दी जाएगी, 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। तो जुड़िए इस अभ्यास बैच से और व्हाट्सएप करिए 9628 95 92 37 पर। जो छात्र हमारे यहां पहले से एनरोल्ड हैं या किसी दूसरे कोर्स को पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष छूट रहेगी। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। उपयुक्त छंद में आश्रय और विभाव कौन सा है? प्रश्न क्या है? अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहत उरध, नहीं चितवत जो हाथ थकित जुआरी, छूटे चिकुर वदन को मिलाने जो नरनी हिमकर की मारी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।